हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड करंट अफेयर चैनल। दिस इज़ आशु एंड आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 15 सितंबर 2020 के। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो दो रिव्यूज़ यहाँ पे हमने डाले हैं कि एक तो यूएस ओपन का रिजल्ट आ चुका है कि यूएस ओपन में मेंस कौन जीता है, वुमेन कौन जीता है, और साथ ही साथ जो है वो एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो कि रशिया में हुई थी उसके भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले कि हम आगे बढ़ें उससे पहले एक दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा मैं यहाँ पे कि आप हमारे अफेयर्स क्लाउड का जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और बहुत ही मिनिमल प्राइस पे आप ले सकते हो। आपको हमारी साइट पे विजिट करना है अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर्स। वहाँ पे आपको डेली बेस पे करंट अफेयर्स दिखेंगे और साथ में आपको सब्सक्रिप्शन का एक लिंक जो है वो वहाँ पे दिखेगा। तो आप करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। इवन जब आप विजिट करोगे आप देखोगे इतनी कम कॉस्ट है, आप भी सरप्राइज हो जाओगे। और साथ ही साथ ये करंट अफेयर्स में आपको क्या मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे उसके बाद डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, डेली क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ होगी, वीकली करंट अफेयर्स होंगे, इवन वीकली टेस्ट होगा उसमें, आप देख सकते हो वीकली टेस्ट का आपको लिंक मिलेगा, मंथली पीडीएफ और मंथली टेस्ट जो है वो उसमें होगा। और मंथली पीडीएफ में हर तरह की पीडीएफ आपको मिलेगी, लाइक फाइनेंस एंड इकोनॉमी का अलग सेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। पॉकेट पीडीएफ जल्दी रिवाइज करने के लिए आपको अलग से मिलेगा। और ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में जो है अवेलेबल है। और उस मिनिमल कॉस्ट पे भी आपको मेरी तरफ से एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10% डिस्काउंट आप क्लेम कर सकते हो ये कोड यूज करके। ASH10 यू कोड यूज करके जो है वो आप ये डिस्काउंट जो है वो ले सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 सितंबर के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और पहला क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर हैज सेट टारगेट टू कवर हाउ मच लैंड अंडर माइक्रो इरिगेशन इन 5 years। 5 साल के अंदर जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे एग्रीकल्चर के, नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने कहा है कि हम इतना लैंड एरिया जो है वो 5 साल के अंदर क्या कर लेंगे, लेके आएंगे माइक्रो इरिगेशन के अंदर। माइक्रो इरिगेशन का मतलब है लोकलाइज्ड इरिगेशन, लाइक हमने ड्रिप इरिगेशन करनी है, हमने स्प्रिंकलिंग वाटर करना है, तो दैट इज द लोकलाइज्ड इरिगेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड इरिगेशन। तो उसको हमने जो है वो क्या करना है, यूज करना है। तो आप मुझे बताओगे कितने एरिया के बारे में नरेंद्र तोमर जी बात कर रहे हैं यहाँ पे। और वो एरिया के बारे में बात कर रहे हैं 100 लाख हेक्टेयर्स दोस्तों। 100 लाख हेक्टेयर्स एरिया के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 100 लाख हेक्टेयर एरिया को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ये एक वेबिनार था बेसिकली दिल्ली के अंदर, जिसका टॉपिक ही ये था, इनहेंसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी। जैसे मोदी जी कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कि थोड़ा पानी यूज करके ज्यादा क्रॉप्स करनी है, तो उसके ऊपर बात हो रही है। तो आप देख रहे हो स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या है कि इसको माइक्रो इरिगेशन कहा जाता है। तो 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ाना है, तो दो चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 3 की प्रोजेक्ट्स ऑफ द पेट्रोलियम सेक्टर इन विच स्टेट। अब देखो दोस्तों, अगर पेट्रोलियम सेक्टर से रिलेटेड है और 3 प्रोजेक्ट भी हैं, तो इसका मतलब उसमें एक जो है वो क्या है, पाइपलाइन है। एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन का है, 2 बॉटलिंग प्लांट है। तो अगर 2 बॉटलिंग प्लांट है, एक पाइपलाइन है, तो इसका मतलब टोटल प्रोजेक्ट कितने हो गए, 3। और मैं आपको हिंट देता हूं कि ये वो स्टेट है जिसमें अभी इलेक्शंस होने वाले हैं और उनके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं। तो आंसर तो आपको क्लियर हो गया, आंसर क्या है दोस्तों, सी, बिहार। तो ये 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो बिहार में अनाउंस किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। इलेक्शन है तो बाय डिफॉल्ट ऐसी चीज़ें जो है वो सरकार कर रही है। और 900 करोड़ रुपीज़ जो है वो इसके ऊपर जो है वो लगाए जाएंगे। तो आप देख सकते हो 900 करोड़ रुपीज़ जो है वो इसमें लगाए जाएंगे। और ये एक आप कह सकते हो पाइपलाइन लगाई जा रही है जो कि 3,000 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बिहार के साथ है, लेकिन बिहार तक पहुंचेगी। अदरवाइज ये स्टार्ट कहाँ से होती है, पैरादीप से हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन इसको कहा गया है। और रिफाइनरी लगाई जाएगी। अदरवाइज आप देखोगे यहाँ पे, तो पहले दुर्गापुर तक थी, लेकिन अब बांका तक जो है मतलब 200 किलोमीटर का जो लेंथ है वो और इंक्रीज हो गया है। तो अगर आप देखोगे ये जो है स्टार्ट जो है वो मतलब उड़ीसा, एक एंड जो है वो उड़ीसा का है, एक एंड जो है वो बिहार का है। तो इस तरह से ये स्टार्ट हो रहा है। आप मैप में देख सकते हो, स्पेशली इंक्लूड किया हमने मैप को कि ये पैरादीप पोर्ट है। यहाँ पे आप देखो ये उड़ीसा का पोर्ट है। उसके बाद हल्दिया जाएगा, मतलब वेस्ट बंगाल जाएगा। फिर आपको जो है वो कहाँ ले जाएगा, ब्रुनी रिफाइनरी ले जाएगा, जो कि कहाँ पे है, बिहार के अंदर है ब्रुनई रिफाइनरी। और ब्रुनई रिफाइनरी एक ऐसी रिफाइनरी है जो सबसे बड़ी, मतलब आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पाइपलाइंस में से एक है ये, जो पैरादीप से स्टार्ट होकर जो बांका तक जाती है। तो मतलब पैरादीप बांका जो लाइन है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइंस में से एक है। और 2 एलपीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं। दोनों एलपीजी प्लांट जो है वो बिहार के अंदर ही जो है वो लगाए जा रहे हैं। एक तो बांका के अंदर ही लगाया जा रहा है, वो आईओसीएल देख रहा है। और एक जो है वो कौन लगा रहा है, एक लगाया जा रहा है ईस्ट चंपारण के अंदर, और वो कौन लगा रहा है, एचपीसीएल लगा रहा है। तो 2 बॉटलिंग प्लांट।
और साथ ही साथ ये कौन से मिशन के अंदर आता है, ये मिशन पूर्वोदय के अंदर आता है, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ बरौनी रिफाइनरी जो है बिहार के अंदर 14,000 करोड़ की लागत से जो है वो उसको बनाया जा रहा है। तो दो तीन चीज़ें इसमें याद रखनी है, अदरवाइज आपने याद रखना है 3 प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किए मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं अगला, हु अटेंडेड द SCO, दैट इज द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, CFM स्टैंड्स फॉर द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन मॉस्को। मैं आपको काफ़ी दिन से बता रहा हूँ कि अगर फॉरेन मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अटेंड करने वाले वी मुरलीधरन जी थे, क्योंकि एस जयशंकर जी कहाँ गए हुए थे, रशिया। तो ये तो उन्होंने रशिया का ही पूछ लिया, तो अगर रशिया में हुई SCO तो किसने अटेंड किया होगा, तो मुरलीधरन जी ने तो किया नहीं होगा, क्योंकि वो तो इंडिया में थे। तो वो किसने किया था, एस जयशंकर ने, क्योंकि ये फिजिकली अटेंड किया था इन्होंने। डिफेंस मिनिस्टर भी गए हुए थे वहाँ पे, राजनाथ जी, और एस जयशंकर जी भी गए हुए थे। और वहाँ पे चाइना के साथ भी बात हुई है, रशिया के साथ भी बात हुई है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी, एस जयशंकर जी। और फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है वो SCO की तीसरे नंबर की मीटिंग आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, एक प्रेसिडेंट की मीटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये किसकी थी, फाइनेंस मिनिस्टर की। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग जो रशिया में हुई, याद रखना है कि SCO की मेंबरशिप इस साल जो है वो किसके पास है, रशिया के पास है। शंघाई कॉपरेशन कितनी कंट्रीज मेंबर हैं, 8 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हैं। तो उसमें 3 तो मैं आपको बता चुका हूँ, चाइना बता चुका हूँ, रशिया बता चुका हूँ, इंडिया बता चुका हूँ, और पाकिस्तान भी इसमें है। और इंडिया जो है वो तीसरी बार SCO को अटेंड कर रहा है दोस्तों, जब से वो फुल मेंबर बना है, मतलब ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं है उसके पास, फुल मेंबर जब से बना है, तो तीसरी बार जो है वो हम SCO को अटेंड कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है SCO ऑर्गेनाइजेशन। और रशिया को जाते हुए जो है तेहरान भी रुके थे, ईरान में भी रुके थे, और ईरान में छबार पोर्ट के बारे में भी बात की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि छबार पोर्ट कौन सी कंट्री का है, ईरान का है। और SCO फॉरेन मीटिंग जो है वो इंडिया ने तीसरी बार अटेंड किया, जब से वो जो है वो फुल मेंबर बना है, और टोटल 8 कंट्रीज मेंबर है, जिसमें से 4 तो याद रखनी है आपके लिए बहुत ईजी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये तीसरी सबसे बड़ा फॉरम होता है, ये भी बता चुका हूँ। और इसमें रशिया, इंडिया, चाइना का एक ग्रुप जो ऑलरेडी बना हुआ है, उनकी भी मीटिंग्स हुई हैं, जिसको हम कौन सा ग्रुप कहते हैं, RIC। इनकी भी एक अलग से मीटिंग होती है फॉरेन मिनिस्टर्स की, दैट इज रशिया, इंडिया और चाइना। जैसे ब्रिक है उसमें से रिक निकाल दो, तो वो क्या बन जाता है, रशिया, इंडिया, चाइना। तो उसकी प्रेसिडेंसी जो है वो 2020 की, वो किसके पास थी, रशिया के पास थी। 2019 में वो किसके पास थी, चाइना। तो बाय डिफॉल्ट एक ही कंट्री बचा रिक में, वो कौन सा है, इंडिया। तो इसका मतलब 2021 में वो किसके पास आएगी, इंडिया के पास आएगी दोस्तों। तो चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया को हैंडल कर दी है रशिया के द्वारा। और रशिया का बहुत बड़ा रोल रहा है इस साल, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशन खास अच्छे नहीं रहे, लेकिन रशिया RIC की भी मेजबानी कर रहा है, SCO की भी मेजबानी कर रहा है, ऊपर से ब्रिक्स की भी मेजबानी जो है वो कौन कर रहा है, रशिया कर रहा है। मतलब ये तीनों का जो है वो आप कह सकते हो चेयरमैन है। तो तीनों में इंडिया भी है, चाइना भी है। तो इंडिया और चाइना के जो टेंशन है उसको कम करने में रशिया बहुत बड़ा रोल जो है वो क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। और ब्रिक्स की अगले साल की चेयरमैनशिप जो है वो किसके पास चली जाएगी, इंडिया के पास चली जाएगी। और ब्रिक्स गेम्स भी जो है वो कहाँ पे होने जा रहे हैं, इंडिया में होने जा रहे हैं। तो 4 कंट्रीज में आपको SCO की बता चुका था, चाइना, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान। अब 4 कंट्रीज आपने सेंट्रल एशिया की याद रखनी है, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, याद रखोगे इससे। तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अब इसको याद कैसे रखना है, बस आपने सेंट्रल एशिया की जो 5 कंट्रीज है, जो मैंने करंट अफेयर में आपको करवाई थी, उसमें सिर्फ एक नहीं है, और वो कौन सी है, तुर्कमेनिस्तान। वो नहीं है, बाकी सारी कंट्रीज पांचों की पांचों मेंबर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एशियन इंडिया प्लान ऑफ एक्शन रिसेंटली अनाउंस्ड अंडर एशियन इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग। नाउ एशियन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियन, दैट्स वाई देर इज ए पैक्ट ऑफ एशियन कंट्रीज एंड द इंडिया। एशियन और इंडिया कंट्रीज का पैक्ट है कि दोनों आपस में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। मतलब जो 10 कंट्रीज एशियन के और इंडिया आपस में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, और इवन अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और इम्प्रूव करेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, अपना जो सप्लाई चेन है उसको इम्प्रूव कर सकें। और एशियन में आपको बता चुका हूँ कि 2020 की मेंबरशिप किसके पास है, वियतनाम के पास है। एशियन की मेंबर कंट्रीज कितनी है, 10 कंट्री जो है मेंबर है। हेडक्वार्टर आपको पता ही है, जकार्ता, इंडोनेशिया जो है वो क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। और इसका आंसर क्या है दोस्तों, 2021 से 25। अब इन्होंने जो जो अनाउंस किया है कि जो इंडिया और एशियन का रिलेशनशिप, जो प्लान एक्शन रहेगा, वो 2021 से 25 रहेगा। पहले 2016 से 20 तक था, लेकिन 20 में एंड हो गया, तो अब 2021 से 25 इसको बढ़ा दिया गया है। तो इसको याद रखना है, 2021 से 25। और इसको भी अटेंड किसने किया है, मोस्ट फेमस पर्सन एस जयशंकर जी, मिनिस्ट्री के सबसे फेमस पर्सन है, एशियन इंडिया का टाई अप हुआ है।
नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गोल्ड और सिल्वर या प्रीशियस मेटल्स को ट्रेड करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, बुलियन एक्सचेंज। तो एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इंडिया में इस्टेब्लिश हो रही है, ताकि गोल्ड का और सिल्वर का ट्रेड जो है वो हम नियंत्रण कर सकें, कंट्रोल कर सकें, कितना करना है, कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है वो देखा करेगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो रेगुलेटरी जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होगी है, और ये यहीं पे आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। जैसे हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे हमारे पास NSE है, दैट इज़ अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही आप जो है वो अब गोल्ड सिल्वर और भी प्रीशियस मेटल को इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। तो एक यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए कि अलग अलग जगह पे ट्रेडिंग ना हो इन चीज़ों की, एक ही जगह पे अलग से ट्रेडिंग हो, तो उसके लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पे, गांधीनगर में। जिसने इस्टेब्लिश किया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गांधीनगर। और किसने इस्टेब्लिश किया है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी 2020 में इसको बनाया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए बनाया गया है ताकि इंटरनेशनल लेवल के जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, लाइक फॉरेन करेंसी का हो गया या बुलियन एक्सचेंज हो गया, तो उनको बेसिकली क्या करेगा, देखा करेगा। 2020 में बनाया गया, 2019 में एक्ट आया था इसका 2019 में। और साथ किसने दिया है, IIM अहमदाबाद ने। मतलब जो भी थिंक टैंक का काम किया है वो किसने किया है, IIM अहमदाबाद ने। सोचने का काम इन्होंने किया है, सलाह जो है वो इनके द्वारा दी गई थी। ये जो इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर देख रहे हो, ये IIM अहमदाबाद के अंदर ही जो है वहां पे बना हुआ है, IIM अहमदाबाद। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एंड इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर, जो कि IIM अहमदाबाद का है। तो उन्होंने जो है वो मिलके इसको बनाने की जो है वो रचना की है। और साथ में इन्होंने कहा है कि इसमें जो करंट मार्केट इनएफिशिएंसी है इन द बुलियन ट्रेड, की कम लोग जो है वो ट्रेड करते हैं प्रीशियस मेटल के अंदर, तो वो बढ़ाया जाएगा इसके अंदर। और एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जाएगा कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए ये, IFSCA का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं आपसे, गांधीनगर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का। और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन है, इंजेती श्रीनिवास। ये याद रखोगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये फर्स्ट चेयरमैन अभी तो बॉडी को बनाया गया, मैंने कहा 2020 में, तो इसका मतलब फर्स्ट चेयरमैन होंगे इंजेती श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे इस पिक्चर से, मतलब ये लर्न फ्रॉम पिक्चर है, और आप यहाँ से देख सकते हो कि एक 16 मेंबर कमेटी जो है वो यहाँ पे बनाई गई है, ताकि अलग अलग हम कह सकते हैं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे जो है वो किए जा सकें, एंशियंट इंडियन कल्चर के बारे में जाना जा सके, जो कि 12,000 साल जो है वो पुराना है, तो उसको जो है उसके ऊपर स्टडी की जा सके। और इस 16 मेंबर कमेटी के हेड जो हैं वो रहेंगे KN दीक्षित। ये अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, KN दीक्षित जो हैं वो इस 16 मेंबर कमेटी के हेड रहेंगे। ये चेयरमैन है इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी के। तो ये देखा जाएगा कि 12,000 साल तक का जो हमारा कल्चर है, ओरिजिन और एवोल्यूशन है बेसिकली इंडियन कल्चर की, किस तरह से हुई है, जस्ट उसकी स्टडी के बारे में ये कमेटी बनाई गई है। तो जस्ट आप याद रखोगे इसको, मतलब ऐसे नहीं कि दिमाग में रट्टा लगाना है इसको, कुछ भी जस्ट इतना पढ़ना है बस कि ऑप्शन देख के आपको याद आ जाए कि चेयरमैन अगर पूछ लिया बाय डिफॉल्ट तो KN दीक्षित है। और आपको पता ही है कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कल्चर और टूरिज्म के, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख रहे हो, वो कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। प्रहलाद सिंह पटेल, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज़ एंटर्ड इनटू ए बैंक का इंश्योरेंस टाई अप विद विच बैंक। ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको बताता हूँ कि जो इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी बैंक के साथ टाई अप करती है तो एक ही मकसद है उसका। वो मकसद क्या है कि जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनको जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जा सके, मतलब इंश्योरेंस के फायदे बताए जा सकें, इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो कंपनी वहाँ पे बेच सकें। और ये टाई अप ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी का कौन से बैंक के साथ हुआ है, येस बैंक के साथ हुआ है। मतलब ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो येस बैंक के कस्टमर्स को बताए जाएंगे, अगर वो खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। तो ये फैसिलिटी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी येस बैंक को दे रही है। तो आप देख सकते हो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी येस बैंक के साथ ये टाई अप हो रही है, और बैंक और इंश्योरेंस का जब टाई अप होता है दैट इज नोन एज द बैंक एश्योरेंस। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि S&P, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो लिख लो इसको, कि S&P ने प्रेडिक्ट किया है, स्टैंडर्ड एंड पुअर जो कि अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की 2020-21 में जो GDP है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कितने परसेंट, 9% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। हर रोज हम एक आधे का करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं। क्राइजिल का लिख लेना आपने, क्राइजिल इंडियन रेटिंग एजेंसी है। केयर का मैंने कल ही बताया था 8 से 8.2%। इसमें S&P का मैंने आज बता दिया आपको।
ठीक है। साथ ही साथ आपने याद रखना है एनएसओ का, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बताया था, सबसे पहले उन्होंने बताया था कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगी। फिर आपने जो याद रखना है वो गोल्डमैन सैक का करना है। आप पिछले 3-4 दिनों के विवन 10 से लेकर 15 तक के करंट अफेयर्स करोगे, उसमें ही आपको मिल जाएंगे। गोल्डमैन सैक जो है उनका बताया हुआ है। अदरवाइज आप मंथली करंट अफेयर करोगे ना, उसमें भी आपको मैं करवा दूंगा। तो गोल्डमैन सैक के बाद जो आपने याद रखना है, एक आपने फिच रेटिंग्स का याद रखना है, फिच का, FITCH, ये भी अमेरिकन रेटिंग एजेंसी, एक मूडीज का याद रखना है। बस बस कह रहा हूँ तो आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन इतना का आपने जरा यूज रखना है। क्राइजिल का, केयर का, S&P का, गोल्डमैन सैक, फिच, मूडीज और एनएसओ का। सबसे ज़्यादा एनएसओ का है। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट आते हैं, विच फिल्म वन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड इन द वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि इटली में हुआ, और उसमें जो है बेस्ट फिल्म स्क्रीन प्ले अवार्ड जो है वो किसको मिला है? बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला है द डिसाइपल मूवी को। और ये मराठी मूवी है, इसीलिए जो है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये मराठी मूवी है, नाम है द डिसाइपल, और इनको मिला है वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। और आप देख सकते हो दैट इज द चैतन्यतम है। और इन्होंने इनको, इस मूवी को डायरेक्ट किया है, मतलब जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? चैतन्य जी हैं। आप देख सकते हो उनकी फोटो, और द डिसाइपल का पोस्टर भी जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो आप ये मूवी देख रहे हो दैट इज द नोमैड लैंड, इसको मिला है गोल्डन लॉयन अवार्ड, मतलब सबसे अच्छी मूवी का अवार्ड जो है वो किसको मिला है? इनको मिला है। बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जो है वो इंडियन मूवी को मिला है, द डिसाइपल मराठी मूवी को। नेक्स्ट आते हैं, हु वन यूएस ओपन 2020 मेन सिंगल टाइटल। किसने जीता है यूएस ओपन 2020 मेन सिंगल टाइटल? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था साल के स्टार्टिंग में, इसके बाद विमिल्डन होना था, लेकिन विमिल्डन जो है वो कोविड के कारण जो है वो नहीं हो पाया। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद सीधा ही कौन सा हुआ है? यूएस ओपन हुआ है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल में कौन जीता था दोस्तों? वो जीते थे नोवाक जोकोविक। कौन जीता था? नोवाक जोकोविक। तो कोई डाउट ही नहीं है उसमें, नोवाक जोकोविक जी। लेकिन इसमें यूएस ओपन में नोवाक जोकोविक जी नहीं जीते हैं, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। एक मेरे ख्याल से चलते चलते वो जो है वो बॉल जो है वो ले गए थे फाउल एरिया में, तो इसलिए जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन नोवाक जोकोविक जी नहीं जीते। तो कौन जीता है? वो जीता है डोमिनिक थीम। इसमें कौन जीता है? डोमिनिक थीम जीते हैं, जो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच के खिलाफ जो है वो हारे थे, इसमें जो है वो जीत गए हैं यूएस ओपन में। तो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, याद रखना है डोमिनिक थीम। फिर वोमेन सिंगल्स कौन जीता है? वोमेन सिंगल तो इसमें नाम जो है वो बहुत ही फेमस है, वो कौन है? नोआमी ओसाका जी जीती हैं। वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? जापान से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छी प्लेयर है नोआमी ओसाका जी। और हराया किसको है इन्होंने? इनको हराया है विक्टोरिया एजरेंका को, इनको हरा दिया था, लेकिन नोआमी ओसाका जी जीती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डोमिनिक थीम और ओसाका जी, दिन दोनों ने यूएस ओपन जो है वो जीता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी भी नाम। मेंस सिंगल जो है वो डोमिनिक थीम ने जीता है, वोमेन सिंगल नोआमी ओसाका ने जीता है। मेंस डबल जो है वो आपने याद कैसे रखना है? MB, दैट इज द मेट ब्रूनो। मेट ब्रूनो ने जीता है। और वोमेन डबल जो है वो किसने जीता है? लॉरा एंड वेरा ने। तो दोनों नाम जो है वो फिर से यहाँ पे मिलते हैं, लॉरा वेरा, लास्ट में आर ए है। और यहाँ पे भी आप देखोगे मेट ब्रूनो सोर्स है, मतलब यहाँ पे M से स्टार्ट हो रहा है, पीछे ES है। तो यहाँ पे M से स्टार्ट हो रहा है, पीछे ES है, तो इसलिए मेंस डबल तो आप भूलोगे नहीं, याद रहेगा। वोमेन डबल्स लॉरा वेरा, तो याद रखना है इसको, पीछे आ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला, हु वन टस्कन ग्रैंड प्रिक्स। कुछ ही दिन पहले मैंने कराया था बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता था? लुइस हैमिल्टन जीते थे, और वो लुइस हैमिल्टन का 89th टाइटल था। और टस्कन ग्रैंड प्रिक्स मतलब इटली का जो ये ट्रैक है जिसमें ये हुआ था, ये भी कौन जीते हैं? लुइस हैमिल्टन जीते हैं। और लुइस हैमिल्टन जो हैं वो आपको पता ही है, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और ये इसका मतलब कौन सा टाइटल हो जाएगा इनका? 90th टाइटल हो जाएगा। और बहुत ही फेमस प्लेयर बन चुके हैं ये मर्सिडीज के, लाइक माइकल शूमाकर थे जैसे, तो उनका रिकॉर्ड भी जो है वो इन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया है। और लुइस हैमिल्टन जो हैं बेसिकली, वो पूरे साल में जो 8 रेसेस हुई हैं उसमें से 6 जीते हैं, तो इतना अच्छा मतलब रिकॉर्ड इनके नाम चला जा रहा है। तो 90th टाइटल जो है वो जीता है टस्कन ग्रैंड प्रिक्स। इवन स्टूडेंट्स काफ़ी क्वेश्चन अगर उनको ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड नहीं आता तब भी वो लुइस हैमिल्टन लगाते हैं, तब भी उनके क्वेश्चन अगर 10 बार ये क्वेश्चन आता है तो 8 बार सही हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हु रोट ए बुक टाइटल्ड एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, लाइक इसके 3 वॉल्यूम्स पहले आ चुके हैं, इस बार चौथा वॉल्यूम जो है वो इसका रिलीज़ किया गया है। इसके पीछे खास बात ये रही कि इस बुक के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है,
और इंडिया का जो कंट्रोल है तिब्बत एरिया से वो छूटता जा रहा है और चाइना उस एरिया के ऊपर अपना दबदबा बना रहा है। तो उसके बारे में बेसिकली इस बुक के बताया हुआ है, दैट एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट तिब्बत। तो ये बुक जो है वो किसने लिखी है, ये लिखी है क्लाउडी अर्पी। याद रखना है क्लाउडी अर्पी, ये मतलब नाम थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा, लेकिन जितनी बार आप पढ़ोगे या ऑप्शन को देखोगे उतनी बार ही आपको जो है वो समझ आएगा। तो आप बुक को देख सकते हो यहाँ पे, एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट तिब्बत, क्लाउडी अर्पी। और ये चौथा पार्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ। 1947 से, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, 1962 तक, मतलब जब से इंडिया चाइना वॉर हुई थी, तो 1962 जब इंडो चाइना वॉर के अंदर पहुंच गए थे। और तिब्बत का एरिया जो है मैक्सिमली किसने कैप्चर कर लिया था, चाइना ने। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज कंडक्टेड द 2 days ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन विच ऐप। अब देखो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव, रोड ट्रांसपोर्ट मतलब जो नितिन गडकरी जी हैं मिनिस्टर, वो सबसे अच्छा काम करने वालों मिनिस्टर्स में से हैं। उन्होंने एक ऐप डिज़ाइन की थी, मतलब बेसिकली उनके द्वारा नहीं की गई थी, आईआईटी मद्रास के द्वारा वो डिज़ाइन की गई थी। उस ऐप के अंदर था कि जैसे क्या होता है कि जैसे कोई क्राइम हुआ या एक्सीडेंट हुआ, तो पहले पुलिस वाले पहुंच जाएंगे, वो कुछ डाटा ले जाएंगे यहाँ से कलेक्ट करके, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे, उनके पास कुछ डाटा होगा, फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे, उनके पास कुछ डाटा होगा, या कोई और डिपार्टमेंट वाले। तो फिर जो है वो हेल्थ वाला भागेगा पुलिस वाले के पास, या पुलिस वाले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, तो सारा डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं इसमें जस्टिस जो है वो डिले हो जाता है, जिसके कारण जो है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक ऐप हो ऐसी कि जो पुलिस वालों को डाटा मिला वो भी ऐप में अपलोड कर दो, हेल्थ वालों को मिला वो भी अपलोड कर दो, मतलब सारी चीज़ें इसी में अपलोड कर दो, ताकि जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे जो है वो क्या कर सकता है, एक साथ देख सकता है। तो उससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा। जो पुलिस का काम है, सबका काम जो है वो इसमें ईजी हो जाएगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और इस ऐप का नाम है आई रैड ऐप। आई रैड स्टैंड्स फॉर द इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। मतलब एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट का, कि कोई भी हुआ तो वहाँ पे अपलोड कर दो आप। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और नितिन गडकरी जी ले रहे हैं। तो आई रैड ऐप याद रखनी है इसको, कि रोड एक्सीडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं। और ये ऐप आईआईटी मद्रास ने जो है इसको डेवलप किया था। इसमें सब इन्वॉल्व हैं, पुलिस है, ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, सब तरह के स्टेक होल्डर जो भी जुड़े हुए हैं। तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर कलेक्टेड डाटा जो है वो वहाँ पे अपलोड कर देंगे ऑन द स्पॉट। अभी पूरे इंडिया में स्टार्ट नहीं किया गया, 6 स्टेट जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें अपलोड किया जा रहा है, जिसमें नंबर ऑफ एक्सीडेंट केसेस ज़्यादा हैं, लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इन स्टेट्स में इसको स्टार्ट किया गया, लेकिन अगर सक्सेसफुल रहा, क्योंकि सक्सेसफुल रहेगा ही ये, तो पूरे पैन इंडिया में इसको स्टार्ट किया जाएगा। अभी ये डेमो बेसिस पे इन 6 स्टेट्स में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्वामी अग्निवेश जी, बहुत ही दुखद सूचना जो है, और हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि स्वामी अग्निवेश जी जो है वो नहीं रहे। आपने शायद इनका नाम सुना होगा, जो लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो सुना होगा। ये एमएलए थे हरियाणा से, और साथ ही साथ ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं एजुकेशन के हरियाणा के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, यूनियन मिनिस्टर, सॉरी, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा के। तो इनका जो है वो देहांत हो गया, 80 साल की उम्र में जो है इनका देहांत हो गया, कार्डियक अरेस्ट हुआ। और ये बहुत ही फेमस पर्सन रहे हैं एज ए आर्या समाजी। आर्या समाजी, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती की टीचिंग्स को फॉलो करते थे। और ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्या समाज के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्या समाज के प्रेसिडेंट, मतलब बहुत बड़ी बात है उनका प्रेसिडेंट रहना। तो 2004 से लेके 2014 तक उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनकी बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैदिक कल्चर से प्रभावित हैं। तो इसका मतलब एक बुक का नाम जो है वैदिक लिया गया है, तो वो नाम क्या है, वैदिक समाजवाद। वैदिक समाजवाद, वैदिक समाजवाद का मतलब SAMAJVAD, वैदिक समाजवाद मतलब वैदिक सोशलिज्म। एक बुक है रिलीजन रेवोल्यूशन। रिलीजन रेवोल्यूशन जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे। नेक्स्ट है मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स से प्रभावित, मार्क्सिज्म अमंग अदर्स। मार्क्सिज्म अमंग अदर्स, ये 3 बुक हैं, आप इसको नोट कर सकते हो, इसलिए मैंने स्लो बोला है थोड़ा सा। वैदिक समाजवाद, और दैट इज द नेक्स्ट इज द रिलीजन रेवोल्यूशन, एंड थर्ड इज मार्क्सिज्म अमंग अदर्स। ये 3 बुक्स जो हैं वो किसकी हैं, ये हैं स्वामी अग्निवेश की। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो ये तो आपके लिए मस्ट है, याद रखना आपने। नेक्स्ट फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बहुत ही दुखद न्यूज़ की, 74 ईयर्स ओल्ड रघुवंश प्रसाद सिंह जी का देहांत जो है वो हो गया है। मोदी कैबिनेट के अंदर, लाइक मनमोहन सिंह कैबिनेट के अंदर 2004 से लेकर 2009 तक ये जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, किसके, रूरल एंड डेवलपमेंट के। और आपको पता है कि इसी टाइम पीरियड पे रूरल एंड डेवलपमेंट की सबसे बड़ी स्कीम आई थी MG नरेगा,
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो सबसे बड़ा रोल जो है वो किसका रहेगा, यूनियन मिनिस्टर जी का रहेगा, मतलब रघुवंश प्रसाद सिंह जी का रहेगा। तो वैसे ये बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार के अंदर भी जो है वो ये एमएलए रह चुके हैं। इवन बिहार से ये एमपी भी रह चुके हैं। वैशाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो 1996 में ये लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं। और 2004 से 2009 तक यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट रह चुके हैं। और 1977 में बिहार के अंदर मिनिस्टर भी रह चुके हैं एनर्जी के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी, जब कर्पूरी ठाकुर जी जो है बिहार के क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे। तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इनके पास रहे, लेकिन सबसे बड़ा काम जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एमजी नरेगा जो है वो इनके टाइम पीरियड पे, मतलब ये मिनिस्टर थे उस टाइम पीरियड पे, तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन। तो ये एक अलग तरह का कैंपेन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया है कि घरों में जाओ लोगों के, बीएमसी मतलब जाएगी, जो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो जाएगी घरों में, जाके जो है वो देखेगी कि कौन से लोग जो के टेस्ट लेगी और देखेगी कौन से लोगों में सिम्टम्स है, तो उनका ध्यान जो है वो रखा जाएगा, ताकि बीमारी से पहुंचने से पहले ये लोग उनके पास पहुंच जाएं। और ये इनिशिएटिव आपको बताइए किसका है, ये इनिशिएटिव है महाराष्ट्र को, क्योंकि मैं बता चुका हूँ बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो उद्धव ठाकरे जी, द इनफेमस पर्सन। आजकल इनफेमस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो कि कंगना रनौत जी के साथ इनका जो डिस्प्यूट चल रहा है, और इसी बीच में उन्होंने ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया, और ये 15 सितंबर को कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कैंपेन जो 15 सितंबर को जो वो लॉन्च किया जा रहा है, दैट इज़ द ब्रिहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पहले इसका नाम बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था। तो उसी ज्यूरिसडिक्शन एरिया में ये जाएंगी कॉरपोरेशंस, जहाँ पे उनके बेसिकली एरिया में घर आते होंगे, तो वहाँ पे जाके देखेंगे कि किस तरह की लोगों को तकलीफ है, सिम्टोमेटिक है, असिम्टोमेटिक पेशेंट है, तो उसके बिहाफ पे जो क्या करेंगे उनको ट्रीट करेंगे। और लोगों को नए लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाएगा कि कोविड-19 के कारण नए लाइफस्टाइल्स को अडॉप्ट करो। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लेड। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अरुण जेटली जी के नाम से जो है वो कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, और मैं आपको हिंट देता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर स्टेट में बनाया जा रहा है, मतलब यूटी में बनाया जा रहा है। और ये चारों की चारों ऑप्शन जो है जम्मू कश्मीर यूटी की डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आप मुझे बताओगे कहाँ पे उसको बनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट नहीं, बेसिकली आप कह सकते हो एक तरह से सिटी है, सिटी से भी छोटा एरिया हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतने बड़े जो है वो शहर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, दैट इज़ हीरानगर। हीरानगर जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो वहाँ पे जो है वो ये अरुण जेटली जी का इनके नाम से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो मनाया जा रहा है। आपको रिसेंटली पता है कि वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, वो मनोज सिन्हा जी हैं। उन्होंने ई फाउंडेशन स्टोन, आजकल ई फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, और इनके नाम से जो रखा गया है। जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया कि यूटी के जो डिसीजन होंगे वो किस तरह से जो वो लिए जाएंगे, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी इसमें, किस तरह से जो है वो चुने हुए एमएलए जो हैं वो क्या करेंगे, काम करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हिंदी दिवस 14 सितंबर 2020 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, आपने याद रखना है, खास करके जो लोग बैंक का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, बिकॉज इसी दिन 14 सितंबर को 1949 में जो है वो स्टेटस दिया गया था हिंदी को एज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज का, आप कह सकते हो वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज का जो वो स्टेटस दिया गया था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में जो है वो आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस थी स्टार्टिंग में, आजकल 22 हैं, और उनमें हिंदी भी जो है वो क्या है, एक हिस्सा है। तो 14 सितंबर इसीलिए क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस के नाम से मनाया जाता है। और इसी दिन राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है वो 2019-20 के जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। और इससे भी ज़्यादा न्यूज़ को जानने के लिए आप हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं, affairscloud/current affair। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस 300 लाइक्स प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स अगर आप करोगे तो हम और तरह का कंटेंट आपके सामने लेके आ सकते हैं। और ये अफेयर्स क्लाउड का वादा है कि ये आपका कॉन्फिडेंस जो है वो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में ज़रूर बूस्ट करेगा। और ये मेरा वादा है कि अगर आप 1 महीने तक लगातार वीडियोस को देख लेते हो तो आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन प्लस करंट अफेयर कोई भी क्वेश्चन जो वो गलत नहीं हो सकता। और ये अफेयर क्लाउड्स का एक और प्रॉमिस कि कोई भी क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से बाहर होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, तो क्योंकि हम हर न्यूज़ को जो है वो क्या करते हैं, कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।